तो चले अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश बजट की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट 2026-27 पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे सदन में बजट भाषण देंगे। ये मोहन यादव सरकार का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। अनुमान है कि बजट करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का होगा। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान संभव हैं। तो 50,000 नौकरियों और कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह भी है कि इस बजट में अगले 3 वर्षों का विकास का रोड मैप भी पेश किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम अपने प्रदेश का बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो एक अनूठा नवाचार करने जा रहा है। हमारे इस बजट में आगामी 3 वर्षों का खाका होगा, जिसमें इस वर्ष के विस्तृत बजट के साथ अगले 2 वर्षों की विकास योजनाओं की आउटलाइन भी शामिल रहेगी। ये कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। ये तो चलिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करते हैं, विस्तार से जान लेते हैं क्या कुछ इस बजट में खास होने वाला है। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए। अनुराग जी, बजट आ रहा है आज मध्य प्रदेश का, ढेर सारी उम्मीदें होती है। खासकर की उम्मीदें जो होती है वो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बदलाव किसी की जिंदगी में बजट से आता तो है वो होता है मिडिल क्लास। क्या कुछ खास, क्या कुछ बड़ा आज के इस बजट में देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो ये जिस तरह का बजट है, यानी कि ये मिड टाइमिंग है, मतलब इलेक्शंस ईयर्स नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस बजट से आप वैसी उम्मीदें नहीं कर सकते। क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी फ्रीबीज की इतनी स्कीम्स है, कर्ज की जो स्थिति है, इसलिए आप बहुत बैलेंस बजट यहाँ पर देखेंगे। बहुत बड़ी घोषणाओं के साथ ये बजट नहीं होगा। मैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के निवास की स्थितियाँ बता देता हूँ, किस तरह से उनके घर पर तैयारियाँ हैं। तमाम जो लोग हैं अभी मौजूद है। थोड़ी देर बाद में खुद जगदीश देवड़ा जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो दिखाएंगे कि किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। लेकिन अगर महत्वपूर्ण बात बताऊँ मैं आपको इस समय की, तो वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो लगभग 4.25 करोड़ के तकरीबन का ये बजट हो सकता है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कर्ज भी जो है लगभग इतना ही है, यानी कि ये भी हो सकता है कि कुल कर्ज से कम का मध्य प्रदेश का बजट होगा। और ये शायद पहली बार होगा मध्य प्रदेश के, अगर पूरी की पूरी अगर हम देखें इतिहास में, कि इस तरह की बजट की स्थितियां बनी नहीं है। और यही कारण है कि ये बजट कई सारे सवालों में भी आ सकता है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है रोजगार पे बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार का, मोहन सरकार का फोकस रहने वाला है। तो बड़ी संख्या में रोजगारों की घोषणा होगी। दूसरा, अगर लाडली बहना योजना है उसके लिए फंड बढ़ाया जाएगा जो महिला बाल विकास में जाएगा, 2 महत्वपूर्ण है। तीसरा जो बड़ा सेक्टर होने वाला है वो हेल्थ और उद्योग होने वाला है। उद्योग पे हमने देखा लगातार फोकस है, आवंटन की बात है या तमाम चीजों की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और हेल्थ सेक्टर में जिस तरह की पुअर कंडीशंस रही हैं पिछले 1 साल के कैलेंडर ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में, वो कहीं ना कहीं अपडेट करने की कोशिश होगी, उसको ब्रेक करके एक बेहतर जो है इमेज बनाने की कोशिश होगी। क्योंकि इसमें अब नई बात मध्य प्रदेश सरकार हेल्थ टूरिज्म की कर रही है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसके बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तस्वीर को बदलने के लिए एक बड़े बजट की, एक बड़ी फंड की आवश्यकता हेल्थ डिपार्टमेंट को जरूर पड़ेगी। जी बिल्कुल अनुराग जी, जैसे कि ये 3 ईयर रोलिंग बजट रहने वाला है, इसकी जानकारी दे दी गई है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले तो आपने ये क्लियर कर दिया कि भाई चुनाव आसपास में नहीं है तो बहुत ज़्यादा हेडलाइन जैसा बजट नहीं रहेगा। जैसे कि अभी केंद्र सरकार का बजट आया था तो वो भी बहुत ज़्यादा हेडलाइन नहीं बना पाया वो बजट। युवाओं के लिए क्या कुछ रखा गया है इस बजट में, क्या कुछ हो सकता है इस बजट में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से सरकार क्या कर सकती है, क्या घोषणा कर सकती है? बिल्कुल, देखिए युवाओं के लिहाज से बजट की बात करते हैं या युवाओं के हिसाब से 2 बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक है रोजगार, और युवाओं के लिए एक बड़ी संख्या में रोजगार के रास्ते खुलेंगे, ये बिल्कुल तैयारी है, ये इस फॉर्मेट में इस बजट को रखा गया है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें, दूसरी महत्वपूर्ण बातें देखें इसमें, तो वो है, अगर हम देखें तो एमएसएमई, यानी कि नए छोटे लघु उद्योगों के लिए बात करें या फिर नए अगर हम बात करें स्टार्टअप्स, इनके लिए एक बड़ी योजना होगी। और मैंने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री का फोकस जिन 3 चीजों में है उनमें रोजगार और उद्योग दोनों हैं।
तो ये पॉलिसी जरूर कहीं ना कहीं चौंकाएगी और उसमें शायद एक बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके इम्पैक्ट 2 साल बाद आएंगे, यानी कि इलेक्शन ईयर पहुंचते पहुंचते जो है इसका इम्पैक्ट देखना शुरू होंगे। तो निश्चित रूप से इस ओर यानी कि युवाओं की तरफ निश्चित रूप से एक बड़ी कहीं ना कहीं घोषणा हो सकती है युवाओं को लेकर, खासतौर पर रोजगार और एमएसएमई को लेकर। जी अनुराग जी, एक ये भी समझ लेंगे, विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगाता रहा है बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कि कर्ज में डूबी है मोहन सरकार, कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कर्ज लेकर की जा रही हैं। इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष के दावों के बीच अब ये कर्ज वाली सरकार का बजट क्या कुछ नया ला सकता है, या और कितना कर्ज मध्य प्रदेश सरकार को लेना पड़ेगा? देखिए, ये तो आप देख रहे हैं कि बजट जो है उसमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज ये है कि जो एफआई लिमिट होती है उसके अंतर्गत कर्ज लिया जाता है, और सरकार को सबसे बड़ी चीज बजट में यही ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आपका कर्ज जो है वो बढ़ते जा रहा है, और चूंकि आरबीआई के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कर्ज भी उतना ही ले सकते हैं जितनी आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं बैकअप में हो। तो अब मध्य प्रदेश सरकार को अपने बजट में इस प्रारूप को पूरी तरह से बैलेंस करना होगा कि आगे उनके कर्ज के रास्ते खुले रहें, क्योंकि बिना कर्ज के ये प्रदेश अब चल नहीं सकता। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अब आप देखेंगे कि बजट की राशि और कर्ज की राशि तकरीबन एक बराबर आ रही है, या हो सकता है कर्ज की राशि से कम का बजट आ जाए। ऐसे में आरबीआई कहीं ना कहीं इस मामले में संज्ञान लेगा, तो आगे जब आपको सडन कहीं ना कहीं लोन की जरूरत पड़ती है वहां पर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। जी अनुराग जी, आप बने रहिए हमारे साथ में जबलपुर से संजय साहू जुड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ में है। संजय, मैं आपके पीछे लोगों को देख पा रहा हूं, जरा उनसे बात करिए, बताइए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि बजट में क्या होना चाहिए, खास करके मिडिल क्लास के लिए, क्या युवा किस तरीके से देख रहा है, जरा बात करके बताइए। जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट प्रस्तुत करने वाले हैं, और मध्य प्रदेश का एक विकासशील बजट इसको कहा जा रहा है। कल जिस प्रकार का राज्यपाल का अभिभाषण आया और जो बातें उन्होंने कही हैं, खासतौर से ये बात कही है कि प्रत्येक व्यक्ति आय जो है वो 10,000 रुपये बढ़ चुकी है। साथ में ये भी बात उन्होंने कहा कि ये रोजगार जनक जो है वो 3 साल का बजट होगा, और तमाम प्रकार की बातें की। इसको लेकर जबलपुर संस्कारधाम निवासी क्या सोचते हैं, हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करें। सर, आज मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत हो रहा है, कितनी उम्मीदें आप कर रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम लोग संस्कारधारी के नागरिक हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जगदीश देवड़ा जी बजट अच्छा प्रस्तुत करेंगे, और हम लोग के लिए संस्कारधानी को भी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे आपने अभी पता चला। तो टूरिज्म में हमने जबलपुर को भी जोड़े। जबलपुर एक बहुत बड़ा टूरिज्म का एक सेंटर है, काफ़ी नर्मदा जी हैं और काफ़ी कुछ है आसपास, तो उसको जोड़ें। और बाकी स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि 60+ ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी कुछ बजट में रखें, और आम नागरिक के लिए हो बजट। आम नागरिक के लिए बजट हो, क्या कहते हैं आप? आम नागरिक के लिए बजट होना बहुत जरूरी है। बेचारा सब टैक्स देता है, सब देता है, उसके लिए कोई सेवाएं नहीं मिलती है। कोई सेवाएं नहीं मिलती हैं, टैक्स दे रहा है आदमी। जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत किया है, ये भी कल अभिभाषण में आया कि 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। कितने सहमत हैं और किस प्रकार का बजट देख रहे हैं? इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि आय बढ़ी है, लेकिन मेरा जो सोचना है कि मतलब आपका जो एआई टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी बाहर दूसरे राज्यों में हो रहा है, उसमें यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। तो जो कंपनियां यहाँ आएंगी उससे का आपका मतलब आय भी बढ़ेगी और सब सोर्सेज भी बढ़ेंगे। सोर्सेज बढ़ेंगे। हालांकि निवेश की बात करें तो इस साल जो है अगले 3 साल का खाका जो है वो प्रस्तुत करने वाली है इस बजट में मध्य प्रदेश सरकार। जी, निवेश तो होता है, पर निवेश जो है जमीनी हकीकत से दूर होता है, और ना तो वहाँ पे रोजगार आता है, और ना जिस सरकार जिस कारण से उसको निवेश लाती है कि हमसे टैक्स वो लेंगे, हमारा रोजगार बढ़ेगा, आसपास के लोगों को उसका फायदा होगा, तो वो कभी नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश में खासकर आधे अधूरे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन बिल्कुल गड़बड़ चल रहा हो, प्राइवेट सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो इस पर जी, इस पर ध्यान। क्या कहते हैं आप? नहीं, कंपनियां आती, रोजगार तो बढ़ता है। जैसे आप यूपी को देख लीजिए, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, कैसा रोजगार बढ़ा है, कैसा डेवलप हो गया, कितना यूपी कितना आगे बढ़ गया। उसी स्तर पे आपको भी यहाँ पे करना पड़ेगा, एमपी में भी उसी स्तर पे करना पड़ेगा जैसा यूपी में चल रहा है। यूपी में चल रहा है, क्या कहते हैं सर? आप भी विभाग से जुड़े हैं, शिक्षा को एक बड़ा बजट इस बार मिलने जा रहा है।
देखिए, निश्चित रूप में अपने जो माननीय देवड़ा जी हैं बहुत अच्छा बजट देंगे, लेकिन शिक्षा तो मुख्य रूप से है ही, साथ में पर्यटन के लिए जबलपुर में अपार संभावनाएं हैं। तो पर्यटन के हिसाब से मुझे लगता है कि इन्हें पर्याप्त बजट उपलब्ध कराना चाहिए। साथ में मेरा ये आग्रह इसमें ये भी है कि अभी ये जो सरसी आइलैंड डेवलप हो रहा है, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, उसको भी लेकर के वहां से बांधवगढ़ से कान्हा, जबलपुर और उधर रीवा जिले में व्हाइट टाइगर जहाँ पे था, वहां पे इन सबको जोड़ करके एक इन्हें रिंग बनाना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराएं तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा होगा। ये बात तो आपने कही है। ये इसमें जो गडकरी जी आए थे उन्होंने ये इसकी घोषणा करके गए थे। मध्य प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए? और देखिए, माननीय गडकरी जी ने तो घोषणा कर भी गए थे, लेकिन कितना कागजों में इम्प्लीमेंट हो रहा है मुझे तो नहीं पता है। पर उनने ये कहा था कि वहां से पेंच ये सब जितने भी अपने कान्हा है, बांधवगढ़ है और सरसी अभी आइलैंड डेवलप हो रहा है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखेंगे नेट पर तो आपको पता चलेगा। इस तरह से सबको जोड़ करके एक बढ़िया एक रिंग बने, जैसे जबलपुर में रिंग बन रही है, ऐसे रिंग बना करके रिंग रोड डेवलप करें तो मुझे लगता है कि इसमें पर्यटन के लिए अपार संभावना है और जबलपुर का इसमें बहुत ज्यादा विकास होगा। जबलपुर का बहुत ज्यादा विकास होगा। कितने बजट प्रस्तुत हो रहा है? युवाओं को लेके बात की जाती है कि हर साल कहा जाता है युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन उतना रोजगार क्या पर्याप्त मिल पा रहा है? और इस बार का जो बजट देख रहे हैं, क्या कहते हैं इसको लेके? माननीय मंत्री महोदय की जो घोषणाएं हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन धरातल पर उतर नहीं रही। न सीनियर सिटीजन्स, न युवा, न महिलाएं, इन सभी को जो भी योजनाओं की घोषणा की गई है उनको धरातल पे उतारें और पारदर्शी तरीके से उतारें तो प्रदेश का और समस्त जनों का भला होगा। समस्त जनों का भला होगा। क्या कहते हैं सर? आज अगर जबलपुर के लोगों से बात करें तो बजट आने पे चर्चा कर सकता हूं, पर मैं अपनी ओर से एक नागरिक की तरफ संभावना है और युवाओं की बात तो हर जगह होती ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो रही है, लोगों को रोजगार चाहिए। आप बने रहिए संजय जी हमारे साथ में, और लगातार ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ में बने हुए हैं। अनुराग जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो टर्म है थ्री ईयर रोलिंग बजट, ये जो टर्म है, क्या इसके पीछे मंशा ये है कि अभी फिलहाल चुनाव नहीं है, और जैसे कि आपने रोशनी डाली थी कि चुनाव नहीं है इसलिए कोई हेडलाइन ये बनाने वाला बजट ऐसा लगता नहीं है कि होगा, क्या ये जो वर्ड कॉइन किया गया है 3 ईयर रोलिंग बजट, क्या इस वजह से कॉइन किया गया है क्या कि आज की जो घोषणाएं रहेंगी वो अगले 2-3 साल तक हेडलाइन बनाती रहेगी और इसका चुनावी फायदा होगा? क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, एग्जैक्टली जो है ना 3 ईयर रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट ही है कि जनता तुरंत में नाराज भी ना हो, जनता को दूरगामी परिणामों की बात की जाए, और दूरगामी परिणाम साफ तौर पे इलेक्शन ईयर में बड़ी घोषणाएं, एक फॉर्मेट तैयार कर दिया जाए, स्पेस रखा जाए, थ्योरी इतनी बैलेंस रखी जाए कि ये कहा जाए कि हम 2 साल बाद ये करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हम अभी कर रहे हैं। यानी कि जिसमें 3,500 करोड़ रुपए खर्च करना है, उसमें हम 500 करोड़ का बजट अभी आवंटित करेंगे इस साल में, 500 का अगले साल में, और उसके बाद में 2,500 करोड़ का सीधे इलेक्शन ईयर में। ये बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है। यानी आपको कभी कभी कई लोग बोलते हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया, अभी फिलहाल वो वैसा ही महसूस होगा, लेकिन जब आपने एक टर्म यूज कर ली 3 ईयर रोलिंग बजट, तो फिर आपको उस कॉन्सेप्ट में पूरा जिक्र कर दिया जाएगा कि हम कुल 3,500 करोड़ का पैसा रख रहे हैं, लेकिन अभी कितना है उसमें 500 करोड़ रुपए। ये फॉर्मूला जो है अपनाएगी मध्य प्रदेश सरकार, और इसीलिए इस टर्म का उपयोग कहीं ना कहीं किया गया है। जी, तो कुछ फॉर्मूला ये अपनाने जा रही है और देखना होगा इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। बन रहेगा और राक्षी हमारे साथ। एक बार फिर से जबलपुर का रुख करते हैं और संजय आपसे जान लेते हैं, बजट जो आने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिडिल क्लास के लिए होता है, क्योंकि गरीब लोगों को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो राशन भी फ्री में मिल रहा है, सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, आवास की योजनाएं सारी जो है गरीबों के लिए है। अमीर फिर भी सेटल है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन बजट से, लेकिन मिडिल क्लास जरूर प्रभावित होता है, भले वो सिलेंडर का दाम बढ़ना हो या फिर राशन महंगा होना हो या गेहूं महंगा होना हो। तो इस तरीके से मिडिल क्लास क्या चाह रहा है, क्या कुछ मध्य प्रदेश में बदलाव चाह रहा है, क्योंकि केंद्र के बजट में जो चीजें नहीं हो पाई हैं वो क्या चाह रहा है कि कुछ नई ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश में आई जाए जिससे लाभ मिडिल क्लास को मिले?
निश्चित ही हम ये बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये बजट जो भी होते हैं वो मिडिल क्लास के लिए होते हैं, और निश्चित ही ये बात सही है, चूंकि गरीब को उनके शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है, भले ही अनाज मिल रहा हो या मकान मिल रहे हो, तमाम प्रकार की चीजें जो हैं सुख सुविधाएं उनको मिल जाती हैं। वहीं बड़े हैं जो सेटल होते हैं जैसा आपने कहा, लेकिन मिडिल क्लास जो होता है उसको हमेशा एक संभावना जो है वो बनी रहती है कि बजट में इस बार हमको कुछ मिलेगा, लेकिन हर बार जो है मिडिल क्लास ही चला जाता है। और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर अगर कोई होता है तो मिडिल क्लास ही होता है, सारे, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे बिजनेसमैन हो। हमारे साथ मौजूद है, क्या लगता है सर कि मिडिल क्लास को इस बार कुछ मिल पाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से मिडिल क्लास आशा रखता है बजट से, चाहे वो केंद्र का बजट हो या प्रदेश का बजट हो, उतनी संभावनाएं उनको मिल नहीं पाती। देखिए, मिडिल क्लास सिर्फ कागजों में सिमट के रह गया है, सिर्फ घोषणाएं होती हैं, धरातल पे कोई काम नहीं होता मिडिल क्लास के लिए। सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए मिडिल क्लास को यूज कर रही है। मिडिल क्लास के लिए ना रोजगार है, ना युवाओं के लिए रोजगार है, ना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ हो रहा है। किसानों की बात करेंगे तो आज हमारे जबलपुर की मंडी जो है मटर मंडी के नाम से जानी जाती है, जिनको हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे, पर सिर्फ वो भी बातों पे ही रह गई है, ना उसको ये दर्जा दिया गया है। एक पहचान है मटर जबलपुर का। उसके बाद मैं फ्लाईओवर्स की बात करूंगा तो एक फ्लाईओवर जो जरूरी है जबलपुर में, तो वो हमारा तहसीली चौक से लेके शहीद अब्दुल हमीद चौक तक के लिए, जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है, पर किसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच में वो एक तो रुका पड़ा है। दूसरा, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने घोषणा की थी जबलपुर शहर आके कि उत्तर मध्य में एक हम दीनदयाल चौक से लेके ITI के आगे हम एक तो फ्लाईओवर देंगे, वो भी कागजों में और सिर्फ कहानियों में रह के सिमट चुका है। और रही रोजगार की बात, तो युवा आज कैसा दर दर भटक रहा है, किसी से छुपा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आज मिडिल क्लास बहुत परेशान है, व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है, टैक्स पेयर बहुत परेशान है। तो इससे कितनी उम्मीदें देख रहे हैं आप? देखिए, उम्मीद ये है कि हम तो यही चाहेंगे कि युवाओं को रोजगार मिले, जबलपुर में शिक्षा का अच्छा एक वो बने, स्वास्थ्य के लिए हो, किसानों के लिए हो। बस एक यही हम लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की रहती है कि एक तो अच्छे से बजट आए और सबका रोजगार मिले सबको। ये जो घोषणाएं आपने बताई हैं, ये घोषणाएं पुरानी हो चुकी हैं, चूंकि 2 साल हो गए हैं, वो नहीं बन पाई, अभी तक DPR नहीं बन पाई दीनदयाल की। देखिए, अब DPR नहीं बन पाई है, किन कारण से नहीं बन पाई है ये तो सरकार के नुमाइंदे ही जवाब दे पाएंगे आपको। मैं तो एक आम नागरिक हूँ। क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है इस बार बजट में कुछ उम्मीद दिख रही है क्या? पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से अगर घोषणाएं की हैं तो उसको कागजों पे लेके आए, DPR तैयार करके शहर को सौगात दे। शहर के नागरिकों की जो आज यातायात की आप भी देख रहे हैं, शहर का यातायात किस ओर जा रहा है। शहर का यातायात के सोच जा रहा है, ये कहा जा रहा है। मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो मटर है जबलपुर का, वो पूरे देश विदेशों में तक जाता है, और जबलपुर का मटर फेमस भी है। इसको इंटरनेशनल स्तर पर ब्रांडिंग करने की बात की गई थी, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मैं आप यहाँ पर कर दूं कि उसको गिरदावरी में शामिल नहीं किया गया है, जिससे कि किसानों को उसका फसल बीमा का लाभ जो है वो नहीं मिल पाता। और आज भी मटर जो है वो सिर्फ सब्जियों में है, जबकि मटर की कई चीजें बनती हैं, लेकिन वो आज भी सब्जियों में, और सब्जियों के कारण उनका फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता। ये बात हरिभूमि द्वारा भी उठाई गई, उस पर पहल की जा रही है, लेकिन इस बजट में अगर कोई प्रावधान इस प्रकार का रखा जाएगा तो निश्चित ही उसकी मांग जो है वो पूरी होगी। वहीं हमारे जो लोग हैं वो मांग उठा रहे हैं कि DPR बन चुकी है, लेकिन अभी तक काम प्रारंभ नहीं हुआ। ये बात, क्योंकि जबलपुर में लगभग 5 ऐसे ब्रिज हैं, ओवर ब्रिज हैं जो सैंक्शन हो चुके हैं, जो घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनको सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित है। जबकि 2 साल हो गए। दीनदयाल जो पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि दीनदयाल चौक से बाईपास कटंगी और पाटन बाईपास के लिए एक बड़ा जो है फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, लेकिन 2 साल की घोषणा के बावजूद वो चीज नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये 30 जो है वो ओवर कर रहे हुए बजट में भी दिख रही है। जी, तो कुल मिलाकर बेहद उम्मीदें हैं बजट से इस बार, और देखना होगा क्या कुछ होगा, कितना अच्छा बजट आने वाला है। अनुराग जी, आप भी बने रहिएगा, संजय आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करते रहे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बजट पर लगातार चर्चा करेंगे।
देवड़ा बजट पेश करेंगे। प्रदेश का पहला डिजिटल बजट ये होगा। इसमें 50,000 नौकरियों की घोषणा हो सकती है। तो आज बजट पेश होगा मध्य प्रदेश का। ये 3 ईयर रोलिंग बजट होगा, यानी कि सरकार इसमें बताएगी कि ये अपने आप में पहली बार होगा और इसमें सरकार बताएगी कि अगले 3 साल तक किस तरीके से वित्तीय दिशा होगी, राज्य की सरकार कहां कहां निवेश करेगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए भोपाल से लाइव, ये देखिए जगदीश देवड़ा ये आशीर्वाद लेते हुए, वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। ये देखिए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। तो आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तस्वीर आपको हम भोपाल से सीधी दिखा रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आनंद 24/7 पर। तो ये प्रदेश का पहला डिजिटल बजट और तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहुत सी उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश के लोगों को इस बजट से, और विपक्ष के लगातार आरोप से पार पाना है, सबको खुश करना है। मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे गरीब लोग हों। इसमें सबसे बड़ी चुनौती होगी मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ है ये देखना। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जगदीश देवड़ा। ये देखिए आप, पूरी तैयारियां हो गई हैं। वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के और उप मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत होगा। निश्चित रूप से बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। विकसित भारत 2047 का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभा करके पूरी तरह से बजट को हम उससे समर्पित करेंगे। और निश्चित रूप से ज्ञान 4 भागों में 4 स्तंभ, आधार स्तंभ जो मोदी जी ने कहा है कि नारी, युवा, किसान और गरीब, 4 इन स्तंभों को आधार मान करके हमने बजट को प्रस्तुत करेंगे और सर्वस्पर्शी बजट रखेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर वर्ग, और विशेष तौर से हमको इस बात की प्रसन्नता है कि पिछली बार उद्योग वर्ष के रूप में घोषित हुआ था। इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित किया है। तो पूरी तरह से फोकस इन सारी बातों पर इस बजट में होगा और बजट बहुत ही बेहतर और अच्छा बजट होगा। हमने पूरे मध्य प्रदेश की जनता से, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए थे कि मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए। उस पर बहुत सारे बड़ी संख्या में सुझाव आए। विषय विशेषज्ञों को भी हमने बुला करके उनसे संवाद किया था। कई प्रबुद्ध जन उसमें आए थे बड़ी संख्या में। तो कोशिश हमारी ये रही कि जो भी ऐसे सारगर्भित, जो बजट से संबंधित, जो जनता के हित के ऐसे सुझाव थे, उनको भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और आज आने वाला बजट पूरी तरह से जनता को समर्पित होगा। किसानों के लिए कुछ अलग होगा? सभी वर्गों के लिए, और विशेष तौर से किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए हम पूरी तरह विशेष इस बजट में ध्यान रखा गया है। सर, इसमें 3 साल का क्या बिग बजट के साथ पहले जीरो बजटिंग के हिसाब से था, जीरो बजट के हिसाब से प्रस्तुत किया था हमने बजट।
ताकि विभागों के बारे में पूरी जानकारी हमने ली थी कि भाई जो बजट आपको मिलता है, आप डिमांड करते हैं कि हमको इतना बजट चाहिए, तो हमने ये सारी जानकारी एकत्रित की थी, हर विभाग से समीक्षा की थी कि भाई आपको जो बजट दिया था उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी राशि आपने खर्च की और कितना काम हुआ है। वस्तु स्थिति हमने जानकारी लेकर के ही अब हमने ये रोलिंग बजट में आने वाले 3 साल 26, 27, 27, 28, 28, 29 इसके बारे में भी हमने कल्पना करके कि जैसा मोदी जी ने 47 के बारे में कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 47 में, तो हमारा भारत कैसा हो, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उस संकल्प को पूरा करने में हमने इस बजट को भी प्रस्तुत करने में इन सारी बातों का ध्यान रखा है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि यह बजट बहुत बेहतर बजट होगा और जनता के हित का बजट होगा। तो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि ये बजट हर किसी को टच करेगा, यानी कि किसानों को भी, मजदूरों को भी, युवाओं को भी, महिलाओं को भी और जितने भी लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं सभी को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया जाएगा। और आपको हमने बताया कि ये 3 ईयर रोलिंग बजट होगा। सरकार इसमें बताएगी कि अगले 3 साल तक सरकार किस तरीके से पैसा खर्च करेगी, कहां कहां पैसा खर्च करेगी, उसमें कितनी नौकरियां मिलेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का कहां कहां विकास होगा और किस तरीके से रफ्तार होगी, सरकार रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या करेगी। तो आज ये बड़ा दिन मध्य प्रदेश के लिए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहला डिजिटल बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट 2026-27 पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे सदन में बजट भाषण देंगे। ये मोहन यादव सरकार का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। अनुमान है कि बजट करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का होगा। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान संभव है। 50,000 नौकरियां और नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की घोषणा की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस बजट में अगले 3 वर्षों का विकास रोड मैप भी पेश किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम अपने प्रदेश का बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो एक अनूठा नवाचार करने जा रहा है। हमारे इस बजट में अगले 3 साल का खाका होगा, जिसमें इस साल के विस्तृत बजट के साथ अगले 2 वर्षों की विकास योजनाओं की आउटलाइन भी शामिल रहेगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की यह तस्वीर है। उप मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के और उन्होंने ईश्वर से आशीर्वाद लिया। ये देखिए आपको ये जो बैग है, उन्होंने ईश्वर से आशीर्वाद दिया और वही ये बजट पेश करेंगे। संभावनाओं का बजट, आशाओं का बजट। ये देखिए आशीर्वाद वो ले रहे हैं। सहयोगी मनोज रजक है हमारे साथ में सतना से इस पर बात करने के लिए। मनोज, किस तरीके से सतना के लोग जो हैं वो इस बजट को देख रहे हैं? बताया जा रहा है कि ये जो बजट है वो अगले 3 साल में सरकार की वित्तीय दिशा क्या होगी, सरकार कहां पैसा खर्च करेगी, युवाओं को क्या देगी, किसानों को क्या देगी, महिलाओं को क्या देगी, रोजगार के लिए क्या करेगी, सारी बातें अगले 3 साल की सरकार इस बार बता देगी, ये उम्मीद है। किस तरीके से सतना के लोग इस बजट को देख रहे हैं और क्या उनकी अपेक्षा है? निश्चित तौर पर आज मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जो है विधानसभा में बजट पेश करेंगे और ये बजट जो है कैसा होगा इसके लिए सभी लोग उत्सुक हैं और सभी का मानना है कि बजट ऐसा होना चाहिए कि लोगों की पहुंच तक हो, क्या चीजें सस्ती हो रही, कितना उनको फायदा होने वाला है। और ये निश्चित तौर पर ये लोग यही जानना चाहते हैं कि लगातार जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है कमाई का और खर्च का, तो जो दोनों के बीच में जो इतना बड़ा गैप आया है उसको किस तरह से ये वित्त मंत्री खत्म करेंगे, लोगों को क्या फायदा होगा। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरुण परोगा।
अरुण जी, बजट आने वाला है आज मध्य प्रदेश का, तो आपको क्या लगता है, क्या सस्ता हो गया, क्या महंगा हो गया है, क्या महिलाओं को फायदा होगा, क्या रोजगार मिलेगा, क्या है? बेरोजगारी तो है ही सर, और सस्ता क्या हो रहा है अभी? सस्ता भी है, बोल दिए कि अभी जीएसटी में कम हुआ, उससे ज्यादा सब रेट बढ़ गए, डालडा तेल सब उसी प्रकार है। हम लोग पास काम धाम कुछ है नहीं है, बेरोजगार है, इसी प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं, अंधकार टिक रहा है। तो आपको क्या उम्मीद है, कैसा बजट होना चाहिए? बजट है कि सस्ता हो, लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, अपना किसी पर जीवन यापन करे, मकान किराया, दूध का, दवाई का, सब परेशान। अभी क्या करते हैं आप? अभी लोग मजदूरी करते हैं सर, कहीं मिला काम, कभी नहीं मिला, किराए मकान में रहते हैं यहाँ। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? मदन मिश्र। तो मदन जी, आप क्या करते हैं? ये दुकान है सर गाड़ी की। ये आज जो है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट सत्र में बजट पेश करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा हो गया है, कैसा? तो सस्ता तो कुछ अभी तक हुआ नहीं, जो हुआ सब महंगा हुआ, हर चीज में रेट बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो सरकार से यही है कि कुछ सस्ता करें और लोगों को रोजगार मिले, तो जीवन यापन हो सही तरीके से। पढ़े लिखे युवक घूम रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहे, 4000 5000 की नौकरी कर रहे हैं, स्टेशन लिए घूम रहे हैं बच्चे, परेशानी बढ़ती जा रही है। तो सरकार से निवेदन है कि कुछ ऐसा करें कि रोजगार मिले या कि जीवन यापन हो सके सबका अच्छे से। देखिए, लोगों का तो यही मानना है कि सरकार ऐसा कुछ करे कि लोगों को जो है फायदा हो और चीजें सस्ती हो, ताकि वो खरीद सके, और जो उनके पास आमदनी हो, आमदनी का जरिया भी बढ़े। बिल्कुल। तो देखिए, सतना के लोगों से बात करने पर तो यही लग रहा है कि लोगों को रोजगार चाहिए। लोग कह रहे हैं कि उनके पास में रोजगार नहीं है, अगर है तो स्थायी नहीं है, और ऐसे में वो सरकार से चाह रहे हैं कि उनको अच्छा रोजगार मिले, जिसमें इतनी आमदनी हो जाए कि परिवार अच्छी से चल जाए। बिल्कुल। और आपका हमसे जुड़ने के लिए मनोज, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये जो बजट है वो 3 ईयर रोलिंग बजट है। इसमें सरकार ये बता देगी कि अगले 3 साल तक सरकार क्या करने वाली है, कहां निवेश करने वाली है, कितनी राहत लोगों को देगी। मध्य प्रदेश सरकार का 2026 और 27 का बजट अभी कुछ ही देर में आने वाला है, और वित्त मंत्री और साथ में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा इस बजट को प्रस्तुत करने वाले हैं। ग्वालियर के लोगों की क्या उम्मीदें हैं बजट से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए, किस तरीके की चीजों की मांग करने वाले हैं। क्या लगता है आपको बजट में क्या चीजें होना चाहिए सर? एक मिनट जी सर, क्या होना चाहिए बजट में? बजट जो है ना, जनहितैषी हो, सकारात्मक हो और जन सुविधाओं के लिए उपयुक्त हो। जैसे कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का चल रहा है, वो वेतन आयोग की घोषणा होनी चाहिए बजट में, और जनहितैषी खास करके निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय हितैषी वर्ग बजट होना चाहिए। हाँ। बजट जो है सबके लिए हो, ये तो बिल्कुल सही बात है, और युवाओं के लिए स्पेशली ध्यान रखते हुए ये रखना चाहिए कि क्योंकि आने वाला जो समय है वो युवाओं का है, तो युवाओं को क्या उस बजट से, क्या बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या उनको मिल सकता है, जॉब के अंदर क्या उनको बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसका ये प्रावधान भी होना चाहिए। बजट में और प्रावधान होना चाहिए। आपको लगता है इस बार जो एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, अभी मुख्यमंत्री भी आज पहुंचने वाले हैं ग्वालियर, क्या लगता है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो होना ही चाहिए। साथ में चूंकि मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हूँ, एजुकेशन लाइन में बहुत सारी इतनी फीसें, इतना टैक्स, जीएसटी लगा दी है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस बजट में एजुकेशन के लिए खासकर नो लॉस नो प्रॉफिट वाला हम लोग कॉलेज चलाते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। उस पर शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा ही देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस देश की एजुकेशन अच्छी है वो देश बहुत आगे जा रहा है, और हम आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक जनहितैषी हो, सबको, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए कोई न कोई उसमें सुविधा हो। बजट देश होगा, हमने पूरी तरह से फोकस इसको किया है, और मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि पिछले वर्ष उन्होंने उद्योग वर्ष के रूप में उन्होंने घोषित किया था, तो काफी उसका लाभ प्रदेश में मिला है। हमारे निवेश भी बहुत आए हैं, और इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। मुझे खुशी है कि
हमने बजट में पूरी कोशिश की है कि किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी फसल का उचित मूल्य मिले और निश्चित रूप से किसान के ऊपर हमने भी फोकस किया, क्योंकि किसान कल्याण वर्ष के रूप में यह घोषित किया है। और बजट बनाने के पहले, जैसा पहले भी मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि जनता के द्वारा ही, जनता के लिए ही बजट प्रस्तुत होता है, तो हमने जनता से, आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए और बड़ी संख्या में सुझाव आम जनता के मिले हैं, अच्छे सुझाव आए। फिर हमने संवाद रखा है विषय विशेषज्ञों को, जो बजट संबंधित जो विषय विशेषज्ञ लोग हैं, हमने बाहर से भी बुलाए, पूरे देश भर के अच्छे विशेषज्ञ आए थे। और भी हमने प्रबुद्ध जनों को बुला करके संवाद किया था कि भाई मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए, जनता क्या चाहती है, व्यापारी और सभी वर्ग के लोग कहाँ कैसा बजट रखना चाहिए, उसके सुझाव आए हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि ऐसे सुझावों को बजट में सम्मिलित करें और हमने कोशिश की है सम्मिलित करने की। आज विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा। मैं यही चाहूंगा कि आज जब हम बजट को पूरी तरह विस्तार से रखेंगे, तो जो जनता ने विश्वास किया है सरकार के ऊपर और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊपर, तो निश्चित रूप से उस विश्वास पर यह बजट पूरी तरह से खरा उतरेगा और जनता के लिए बजट होगा। सर, जनता को महंगाई से राहत मिलेगी क्योंकि लगातार महंगाई दर बढ़ रही है, ऐसे में इस बजट से सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गंभीर है। केंद्र सरकार में भी इस बात की आपको पता होगा कि चिंता की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार की वित्त मंत्री जी ने जब बजट अभी भी पेश किया और पिछली बार भी पेश किया था, तो आपको पता होगा कि मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख किया था। तो ऐसे अनेक विषय जो आप महंगाई के बारे में कहा है, तो सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार भी और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है। जो लाडली बहना है उनके साथ क्या दिव्यांग और निराश्रित और वृद्धजनों को राशि पर लाएंगे क्या, क्योंकि अभी वो 600 रुपए पा रहे हैं और लाडली बहना 700 के करीब। इन सारे विषय, हर बार उपहार भी मिल रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। दिव्यांग, विकलांग और आपने बहुत अच्छा सुझाव रखा है, इस पर हम बिल्कुल गंभीरता से विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो। हाँ, एक मिनट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज अभी कैबिनेट में मुझे लगता है कि आज जनता को कोई राहत टैक्स में पेट्रोल जो आजकल का कुछ आसार है जो कहा जा रहा है, जनता के मन में जो बजट को लेकर के जो विश्वास है, मैं ये कह सकता हूं आप सबके सामने कि उस विश्वास पर सरकार खरी उतरेगी और बजट ऐसा आएगा जो सभी लोगों को राहत मिलेगी, सबको खुशी होगी और सर्वस्पर्शी बजट होगा, कोई वर्ग वंचित नहीं रहेगा। कांग्रेस लगातार कर्ज का मुद्दा उठा रही है, जितना बजट है उतना कर्ज मध्य प्रदेश पर उठा जा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा, मैं जब से मुझे ये 6ठा बजट में प्रस्तुत करूंगा, पर एक विषय के अलावा उनके पास कोई विषय नहीं। इस बात को हम कई बार कह चुके हैं, प्रेस में आपके चैनल के सामने कह चुके हैं कि कर्जा नहीं निवेश है, वो कर्जा नहीं निवेश है। पूंजीगत कार्यों के लिए कर्जा लिया जाता है। हिंदुस्तान में कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जो कर्जा लेकर के डेवलपमेंट के काम नहीं करती है। समय पर कर्जा चुकाना, ब्याज चुकाना, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेना, जीएसडीपी का 3% जो कर्जा लेते हैं, एक लिमिट होती है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने उस लिमिट में कर्जा लिया है, कर्जे लिमिट के बाहर कभी कर्जा नहीं, और समय पर हमेशा ब्याज देते हैं। तो उस सारे जितना पूंजीगत कार्यों में, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार में जब कर्जा लिया तो वेतन भत्ते, पेंशन, उसमें खर्चा किया। और यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी कर्जा लिया तो पूंजीगत कार्यों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा किया, दूसरे कामों के लिए कोई खर्चा नहीं किया। आप मध्य प्रदेश की सड़कें देख लें, सिंचाई योजनाएं देख लें, मेडिकल के क्षेत्र में देख लें, हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में देख लें, और गरीब कल्याण योजनाएं जितनी चल रही है, मुझे लगता है कि ये सारे काम मध्य प्रदेश की सरकार इस बार बार उस विषय को, कर्जा
जितना का बजट है उससे ज्यादा कर्जा है। अरे भाई कर्जा समय पर अलग अलग केंद्र सरकार की ओर से 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्जा सरकार उपलब्ध करवाती है। अब उसको धीरे धीरे पटाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो आज दिख रहा है ना मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो पहले जीरो बजटिंग के हिसाब से था। जब हमने जीरो बजट का शुरू किया था तो उस समय इसका लाभ काफी मिला, क्योंकि पहले विभागों से पूछ लिया जाता था और विभाग भी अपनी डिमांड बताते थे कि भाई हमको इतना बजट चाहिए। तो हमने ये तय किया कि भाई जितना आवंटित आपको, जितना राशि आपको दी गई थी, जितना प्रावधान आपको किया था, आवंटित की गई थी, खर्चा कितना किया, अगर नहीं हो पाया और काम नहीं है तो बजट उतना नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने रोलिंग बजट के हिसाब से ये प्रयोग किया है। तो 26, 27, 27, 28, 28, 29 हमने 3 साल आगे तक का हमने रोड मैप किया। आने वाले वर्षों में कैसा मध्य प्रदेश में कौन कौन से विभाग में कौन कौन से काम होना है, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने ये बजट प्रस्तुत किया है। इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से वित्तीय प्रबंधन में इसका सहयोग मिलेगा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा, जनता के आशीर्वाद से सरकार अच्छी चल रही है और बेहतर। बहुत सारी राशि, ऐसा कभी कभी ये सब व्यवस्था रहती है वित्त विभाग की, कहीं खर्चा होता है, कहीं नहीं हो पाता, लेकिन वो सब मध्य प्रदेश के खजाने में उसकी व्यवस्था होती है। पूरा आर्थिक सर्वेक्षण की भी मुझे लगता है कि वो विधानसभा में रखेंगे उसको। बात तो क्या है, अभी मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप अभी आ ही रहे, मैं भी वहीं जा रहा हूं, आपके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सरकार के और सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं। उम्मीदों का ये बजट है और उन्होंने बताया कि हर वर्ग को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 26-27, 27-28 और 28-29 यानी कि ये जो 3 वित्तीय वर्ष हैं, इसमें सरकार का रोड मैप क्या होगा ये इस बजट में बता दिया जाएगा। कि यानी कि ये 3 ईयर रोलिंग बजट होगा, यानी कि हर बार सरकारें 1 साल का वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है कि सरकार कहां कहां क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने वाली है, किस तरीके से वित्तीय दिशा होगी सरकार की। लेकिन ये इस बजट में अगले 3 साल तक सरकार का रोड मैप कैसा होगा, क्या होगा, सरकार कहां निवेश करेगी, किसको क्या देगी, ये सरकार यहां पर बता देगी। बजट में सभी का ध्यान रखा जाएगा। और मैंने आपको फिर से बताया कि 3 ईयर रोलिंग बजट है ये, और जैसे हर सरकारें करती है कि 1 साल का वित्तीय बजट वो सामने लेकर के आती हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब 3 ईयर रोलिंग बजट दिया जा रहा है और सरकार इसमें बताएगी कि अगले 3 साल यानी 3 साल तक सरकार किस तरीके से, सरकार की वित्तीय दिशा क्या होगी राज्यों को लेकर के। उज्जैन से सहयोगी राहुल यादव हमारे साथ में है। राहुल, महाकाल की नगरी के लोग किस तरीके से बजट को देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं लोगों की, युवा क्या चाह रहे हैं, किसान क्या चाह रहे हैं? हालांकि सरकार ने यह पहले से स्पष्ट कर दिया है कि किसान कल्याण वर्ष है, तो किसानों के लिए तो पिटारा सरकार शायद खोल देगी। देखिए बाबा, महाकाल की नगरी के जो युवा हैं वे रोजगार चाहते हैं, किसान जो हैं वे आर्थिक जो है मदद चाहते हैं। जो भी, चूंकि किसानों के फसलें जब भी नष्ट होती है तब उनका काफी नुकसान होता है, काफी कमर जो है उनकी टूट जाती है। ऐसे में किसान भी जो है सरकार से एक अलग ही बजट में अपने लिए जो है एक सुविधा देख रहे हैं। और दूसरी हम बात करें, महत्वपूर्ण बात करें तो उज्जैन में सिंहस्थ 2028 का आयोजन होना है और सिंहस्थ के कार्य लगातार जारी हैं और 26 और 27 में यह सारे कार्य पूर्ण होना है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होता है उज्जैन का सिंहस्थ, और सिंहस्थ के लिए सरकार किस तरह से यहाँ पर एक अलग से बजट यहाँ पर देती है सरकार। इसके अलावा सिंहस्थ के अलावा जो है हम बात करें श्री कृष्ण पथ गमन की, और जो सरकार ने जो पूर्व की जो घोषणाएं की हैं उसको लेकर अभी देखना होगा कि अब यहाँ पर जो है
सरकार किस तरह से उज्जैन के लिए यहाँ पर एक अलग से जो बजट में क्या देती है, क्योंकि यहाँ युवाओं को रोजगार की आवश्यकता बहुत है। उम्मीदें हैं लोगों को, चाहे उज्जैन की बात करें, जबलपुर की बात करें, सतना की बात करें, मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं, ग्रामीण इलाके हैं, सभी लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद राहुल। उज्जैन से हमारे साथ में जुड़े हुए थे।